MMR नहीं नहीं, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन नहीं, हम बात कर रहे हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी मातृ मृत्यु दर की। क्या आप जानते हैं कि ये दर किसी भी राज्य की गवर्नेंस और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होती है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट एक्सप्लेनर में, जहां केवल न्यूज़ नहीं बल्कि आपको मिलेगी न्यूज़ बिहाइंड द न्यूज़। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमारे अन्य चैनलों जैसे द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो खबर ये है कि असम में अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का आंकड़ा गिरकर सिर्फ 84 पर आ चुका है। प्रति 1 लाख जीवित जन्म यानी 84 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। सरल शब्दों में कहें तो गर्भावस्था के दौरान या प्रसव के 42 डेज के भीतर किसी भी कारण से दुर्घटना को छोड़कर होने वाली मां की मृत्यु की दर को MMR कहा जाता है। इस 84 के नंबर की अहमियत ये है कि इतिहास में पहली बार असम का ये आंकड़ा भारत के राष्ट्रीय औसत से भी नीचे चला गया है। यहाँ आपको डेटा की वो बारीक परत समझनी होगी जो आम मीडिया मिस कर देता है। जब हम भारत के राष्ट्रीय औसत की बात करते हैं तो हमारे सामने दो अलग अलग आधिकारिक रिपोर्ट्स के आंकड़े आते हैं। पहला है हमारी भारत सरकार का घरेलू डेटा, जिसे सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS कहा जाता है। इसके मुताबिक भारत का राष्ट्रीय औसत 88 है, यानी असम का 84 का स्कोर इस राष्ट्रीय औसत से साफ नीचे है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNMMEIG, यूनाइटेड नेशंस मैटरनल मोर्टेलिटी एस्टिमेशन इंटर एजेंसी ग्रुप का वैश्विक अनुमान, जो भारत के कुल MMR को 80 पर आंकता है। अब चाहे आप भारत सरकार के कड़े जमीनी पैमानों को देखें या संयुक्त राष्ट्र की सख्त इंटरनेशनल स्क्रूटनी को, दोनों ही सूरतों में असम आज उस मुकाम पर खड़ा है जहां उसने नेशनल पैरिटी के दायरे को पार कर लिया है। एक ऐसा राज्य जो 2 दशक पहले तक देश के लिए एक बहुत बड़ा हेल्थ आउटलायर बना हुआ था। उसने ये बाजी कैसे पलटी, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी अब हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। असम के इस 84 के आंकड़े की असली कीमत तब समझ आती है जब हम इसके इतिहास को खंगालते हैं। चलिए चलते हैं साल 2004 से 2006 के दौर में। उस समय असम का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट खौफनाक 480 था, यानी हर 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर 480 मदर्स अपनी जान गंवा देती थी। ये पूरे भारत में किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे बदतर और जानलेवा आंकड़ा था। उस वक्त देश का राष्ट्रीय औसत 254 था और असम उससे लगभग 2 गुने के करीब खड़ा था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा था क्यों? साल 2005 में यूपीए सरकार ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM लॉन्च किया था। असम में उस वक्त एक युवा और आक्रामक नेता स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान संभाल रहे थे, हिमंत बिस्वा शर्मा। साल 2006 से लेकर 2014 तक उन्होंने असम के हेल्थ बजट और नीतियों को रीस्ट्रक्चर करने के लिए कई प्रयास किए, जिसके कारण ये आंकड़ा 480 से गिरकर 300 की लाइन में नीचे आने लग गया था। लेकिन इस सिस्टम के सामने एक ऐसी दीवार खड़ी थी जिसे सिर्फ एक स्वास्थ्य मंत्रालय अकेले नहीं तोड़ सकता था। वो दीवार थी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी और दिल्ली की प्रशासनिक उदासीनता। 2014 से पहले नीतिगत रूप से पूर्वोत्तर को हमेशा एक पेरिफेरल जोन यानी देश का एक सुदूर कोना समझा जाता था। उसे एक सुरक्षा कोऑर्डिनेशन या सीमावर्ती समस्या की तरह देखा जाता था, ना कि एक गवर्नेंस प्रायोरिटी की तरह। परिणाम ये हुआ कि फंड्स तो आते थे, पर वो प्रशासनिक फाइलों और लीकेज के पाइपलाइन में ही फंसे रहते थे। चाय बागानों में काम करने वाली लाखों आदिवासी महिला श्रमिकों और ब्रह्मपुत्र के बीच बसे छार इलाकों तक बुनियादी एंटीनेटल चेकअप की सुविधा भी नहीं पहुंच पा रही थी। नीतियां कागजों पर थी, लेकिन जमीन पर असम की भौगोलिक चुनौतियां माताओं की जिंदगी पर भारी पड़ रही थी। नॉर्थ ईस्ट को जैसे भारत के नक्शे से बाहर रखा गया था, लेकिन साल 2014 के बाद केंद्र में सरकार बदली और लुक ईस्ट को बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी में
बदला गया। इस बदलाव का सबसे पहला असर ये हुआ कि विकास के नाम पर किसी क्षेत्र को कोई टोकन ग्रांट देने के बजाय सैचुरेशन गवर्नेंस 100% पॉपुलेशन तक बेसिक अमेनिटीज पहुंचाना को मुख्य लक्ष्य बनाया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नीति बनाई गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही असल में बुनियादी मानवाधिकार है। जैसे कि हमने देखा हेमंत बिस्वा शर्मा के पास असम के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर विजन था। उन्होंने अस्पतालों की इमारतें खड़ी करना शुरू भी किया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अकेले सड़कों का निर्माण नहीं कर सकता था, ना ही वो नदियों पर बड़े पुल बना सकता था। एक बेहतरीन अस्पताल भी तब तक किसी गर्भवती महिला की जान नहीं बचा सकता जब तक कि उस महिला के पास उस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचने का कोई भौतिक साधन ना हो। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी और दक्षिणी किनारों के बीच का जो संपर्क था वो दशकों से सिर्फ पुरानी और असुरक्षित नावों के भरोसे चलता रहा था। मॉनसून के महीनों में नाव पर ही कई माताएं दम तोड़ देती थी। केंद्र सरकार ने इस भौगोलिक गतिरोध पर सीधा प्रहार किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स को युद्ध स्तर पर पूरा करना शुरू किया गया। साल 2018 में बोगीबिल ब्रिज का उद्घाटन हुआ, जिसने ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारों के बीच के सफर को घंटों से घटाकर मिनटों में बदल दिया। ढोला सदिया सेतु ने सीमावर्ती इलाकों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी दी। इसके समानांतर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत ग्रामीण इलाकों में पक्की सड़कों का एक ऐसा सघन जाल बिछाया गया जिसने इमरजेंसी में अस्पताल तक पहुंचने की देरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब ऑल वेदर पक्की सड़कें गांव तक पहुंची तो राज्य के स्वास्थ्य विभाग के लिए एम्बुलेंस सेवाओं को अंतिम छोर तक दौड़ाना संभव हो सका। इंफ्रास्ट्रक्चर के इसी विस्तार ने असम के स्वास्थ्य ढांचे को असल मायने में एक्टिवेट कर दिया। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े साइंटिफिक ट्विस्ट की जो इस पूरे बदलाव की रीढ़ है। असम में मातृ मृत्यु दर के गिरने के पीछे सिर्फ अस्पतालों का अपग्रेड होना इकलौती वजह नहीं है। इसके पीछे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म काम कर रहा है। सितंबर 2024 में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साइंटिफिक जर्नल नेचर में एक बेहद महत्वपूर्ण स्टडी पब्लिश हुई। नेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस स्टडी में जो डेटा निकाला वो आंखें खोलने वाला है। इस स्टडी ने मैथमेटिकली ये साबित किया कि साल 2014 में लॉन्च हुए स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो देशव्यापी टॉयलेट्स का निर्माण हुआ उसमें भारत में हर साल 60,000 से 70,000 नवजात बच्चों और माताओं की जान बचाई है। असम एक हैवी मानसून और अत्यधिक फ्लड प्रोन इलाका है। 2014 से पहले ग्रामीण असम में ओपन डेफिकेशन खुले में शौच की दर बहुत ज़्यादा थी। बाढ़ के पानी के साथ इंसानी मल सीधे पीने के पानी के स्रोतों में मिल जाता था। इसके कारण गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं में घातक बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलते थे। गर्भावस्था के दौरान या डिलीवरी के तुरंत बाद माताओं का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है। ऐसे में दूषित पानी की वजह से होने वाली गंभीर डायरिया और टाइफाइड मातृ मृत्यु की सबसे बड़ी वजह में से एक थे। स्वच्छ भारत मिशन ने इस पूरे चेन को रास्ते में ही ब्लॉक कर दिया। इसके तुरंत बाद आया जल जीवन मिशन। असम जैसे राज्य में जहां 2019 तक ग्रामीण इलाकों में पाइप्ड वाटर का कवरेज 10% से भी कम था, वहाँ आज ये बढ़कर 75% के पार जा चुका है। नेचर की स्टडी साफ बताती है कि स्वच्छ भारत मिशन के लागू होने के बाद भारत में मृत्यु दर घटने की रफ्तार 8% से 9% सालाना तेज हो गई। साफ पानी और स्वच्छता ने एक ऐसी प्रिवेंटिव शील्ड खड़ी की जिसने महिलाओं को अस्पताल में ICU बेड पर पहुंचाने से पहले ही गंभीर संक्रमणों से सुरक्षित कर लिया। इस विश्लेषण का एक और दिलचस्प पहलू है पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों का डेटा। अगर आप मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड जैसे राज्यों का इतिहास देखें तो वहां का MMR हमेशा से आश्चर्यजनक रूप से काफी कम रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पूरा पूर्वोत्तर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से जूझ रहा था तो इन छोटे राज्यों में माताओं की जान क्यों बच रही थी और सिर्फ असम ही इतना पीछे क्यों था।
इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं, सोशल स्ट्रक्चर और डेमोग्राफी। मिजोरम और मणिपुर जैसे राज्यों में आदिवासी समाज का ताना बाना बहुत मजबूत और एकजुट है। वहाँ स्थानीय कम्युनिटी नेटवर्क और चर्च समर्थित सामाजिक संस्थाएं इमरजेंसी के समय किसी भी गर्भवती महिला को तुरंत सामूहिक मदद और लॉजिस्टिकल सपोर्ट पहुंचा देती है। इसके अलावा इन राज्यों की आबादी और पॉपुलेशन डेंसिटी असम के मुकाबले बहुत कम है। इसके विपरीत असम की चुनौतियां बिल्कुल अलग और विशाल थी। असम के पास चाय बागान का एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट लेबर इकोसिस्टम है, जहां लाखों की संख्या में आदिवासी महिलाएं बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं। ये आबादी दशकों से आर्थिक रूप से पिछड़ी और कुपोषण की शिकार थी। इसके साथ ही असम की विशाल जनसंख्या, नदी के द्वीपों पर बसी फ्लोटिंग माइग्रेंट पॉपुलेशन और हर साल आने वाली विनाशकारी बाढ़ ने इनके हेल्थ लोड को कई गुना बढ़ा दिया था। यही कारण है कि मिजोरम या मणिपुर के लिए जो नंबर्स हासिल करना आसान था, असम के लिए उसी लक्ष्य तक पहुंचना एक बहुत बड़ा प्रशासनिक और ढांचागत इम्पॉसिबल टास्क था। इसलिए असम का 84 पर आना पूरे पूर्वोत्तर के हेल्थ केयर इतिहास की सबसे बड़ी और असल घटना है। इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की इस पूरी मशीनरी को जमीन पर चलाने का काम किया हमारी फ्रंट लाइन हेल्थ आर्मी, आशा और एएनएम वर्कर्स ने। गवर्नेंस का कड़ा रुख यहाँ साफ दिखाई देता है। राज्य सरकार ने हर एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डिजिटल सिस्टम में ट्रैक करना अनिवार्य किया। चाय बागानों के लिए विशेष मोबाइल मेडिकल यूनिट्स MMUS तैनात की गई। इसके साथ ही फ्री इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव के लिए नकद वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए, जिनसे घरेलू और असुरक्षित प्रसव के चलन को पूरी तरह बदल दिया। धुबरी, नगांव और बारपेटा जैसे ऐतिहासिक रूप से सबसे पिछड़े और हार्ड बर्डन जिलों पर विशेष प्रशासनिक फोकस रखा गया। तो इस पूरी कहानी का अंतिम निष्कर्ष क्या है? असम का 480 से गिरकर 84 पर आना ये साबित करता है कि गुड गवर्नेंस कोई कागजों पर लिखा हुआ अमूर्त बजट नहीं होता। गवर्नेंस वो होती है जो जमीन पर कंक्रीट की सड़कें, टॉयलेट्स और साफ पानी के कनेक्शंस जैसे कोर एसिड्स बनाती है और फिर उन एसिड्स के दम पर आखिरी मील पर खड़ी एक माँ की जिंदगी को बचाती है। जब राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक कड़ाई एक साथ मिलते हैं तो भूगोल के दिए हुए सबसे कठिन अभिशाप को भी बदला जा सकता है। आपको क्या लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ के इस सीधे कनेक्शन के बारे में? कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर साझा करें। देखते रहिए द पैम्फलेट। नमस्कार।